Hello, how are you people? This is RS मोहन और मैं पिछले 23 ईयर से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ आईआईटी जेई वालों को और नीट वालों को। आई होप आई विल हेल्प यू टू गेट टू सिक्योर गुड रैंक और फिजिक्स में आप अच्छा कर पाएं। फिजिक्स व्हाट आई थिंक इज द इजीएस्ट सब्जेक्ट। आपके डेली लाइफ में हर जगह फिजिक्स यूज होता है, लेकिन हम पहले से प्री डिटरमाइंड होते हैं कि यार हम नहीं कर पाएंगे। वो आईआईटी जेई की हो या नीट की, आपने देखा होगा नीट का पेपर जो इस बार आया है वो रियल फिजिक्स उसने पूछा है। अभी तक पिछले 5 साल में इट यूज टू बी वेरी इजी। आप फार्मूला याद कर लें और सारा कुछ कर सकते हैं, लेकिन अब आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। और अगर हम पढ़ रहे हैं किसी चीज को तो हमको उस लेवल पे पढ़ना भी चाहिए कि हम उन चीज़ों को अप्लाई कर सकें। नीट वाले कहते हैं सर हमें वहाँ क्या काम है। बहुत सारे काम हैं। आपके शरीर में बहुत सारी जो क्रियाएं हो रही हैं, जो इवेंट्स हो रही हैं, जो कुछ हो रहा है, उसमें भी बहुत जगह फिजिक्स का यूज होता है। मॉडर्न फिजिक्स आप जो भी जितना आपके डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट्स हैं उसमें बहुत सारी जगह पे यूज होता है, और इंजीनियरिंग में तो होता ही है। जो भी इंजीनियरिंग की जितनी भी ब्रांचेस हैं दे ऑल आर बेस्ड ऑन फिजिक्स के जो प्रिंसिपल हैं उन्हीं पर। तो आई थिंक अभी एक बहुत छोटा सा टॉपिक लेते हैं, वेक्टर्स। वेक्टर्स में जो मैथ्स वाले बच्चे हैं वो तो वेक्टर पूरा बहुत बड़ा चैप्टर है, इवन छोटी सी किताब कह लें, और वो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन चूंकि 11th का जो बच्चा है जो आया है अभी 10th से, उसको वो इंजीनियरिंग का हो या नीट का हो, खासतौर से नीट वालों को एज ए टूल, इंजीनियरिंग वाले तो पढ़ेंगे लेटर ऑन 11th 12th के जो सिलेबस होगा उसमें, नीट वाले सिर्फ। और नीट वाले बच्चे जो हैं दो प्रिपेयर फॉर मेडिकल, वो बहुत परेशान रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि इसे कोई वेक्टर बहुत बड़ी चीज है। और मैंने देखा है, आई हैव सीन, 15-15 दिन, महीने महीने भर वेक्टर पढ़ते हैं। देखिए मेरी क्लास में आपको आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, ड्रामेबाजी नहीं होगी। मॉरली बूस्ट करना एक टीचर का काम है स्टूडेंट को, लेकिन बहुत इमोशनली ऐसा करना और उसके बाद आप कुछ ना करें, जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। टू द पॉइंट, आप क्या सोचते हैं? ऑनलाइन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बच्चा कहता है कि सर हम कैसे पूछ पाएंगे। बट आई विल टेल यू कि आपके दिमाग में कौन सा कंफ्यूजन, कौन कौन से कंफ्यूजन आ सकते हैं, और वो आपको बताऊंगा। तो आई होप कि यू विल गेट बेनिफिटेड। तो भाई वेक्टर की बात अगर कर रहे हैं, हम हमेशा सोचते हैं भाई 9th-10th में आपको बताया होगा टीचर ने कि यार वेक्टर जो होता है उसमें डायरेक्शन होता है, स्केलर होता है उसमें डायरेक्शन नहीं होता। ठीक बात भी है, जो डायरेक्शनल क्वांटिटीज हैं उनको वेक्टर कहेंगे, और ये हमने 9th-10th में एज अ डेफिनेशन देखा भी होगा। लेकिन अभी थोड़ा और प्रिसाइज पढ़ेंगे हम लोग। तो स्केलर की बात करें तो स्केलर में आप कह सकते हैं कि भाई मैग्नीट्यूड है, मतलब कोई वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू यूजुअली हम कहते हैं। अब कोई ये पूछ सकता है कि सर -500 कहीं अगर लिखा है इसका क्या मतलब है? ठीक बात है, अभी हमने पहले भी पढ़ा था, हम कहते नहीं माइनस है सब्ट्रैक्ट कर दो, घटा दो, तो इसका मतलब है कि कोई चीज अलग हो गई, कम हो गई। जैसे लॉस है तो हम अगर उसे शो करना चाहते हैं तो माइनस लिखते हैं। कभी भी डिफरेंस हम लेते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कम है इनिशियल ज्यादा है तो लॉस ही है, तो वो अपने आप लॉस आ जाएगा, माइनस शो कर देगा। मतलब जैसे मान लो भाई ये रमेश बाबू हैं, इन्होंने कहा सर आज मैं -500 हो गया, 500 रुपए,
तो मैं समझ गया, इनको कुछ और कहना नहीं पड़ा कि सर 500 गिर गया, लॉस हो गए। सिंपली ही सेड सर आज -500 हो गए, यानी कि हम समझ गए भाई इनके पैसे निकल गए। अगले दिन ये मुस्कुराते हुए आए, इन्होंने कहा सर आज तो +2000 हो गया। समझ गए सारे बच्चे भी, मैं भी समझ गया, हाँ भाई आज इनको 2000 रुपये मम्मी पापा ने या कोई रिश्तेदार आए थे इनके घर वो दे गए, तो वो +2000। यानी कि स्केलर में प्लस और माइनस का मतलब ये है। अब वेक्टर की बात करते हैं। जैसे सपोज करिए एक ब्लॉक ले लिया मैंने और इधर दो फोर्सेस 100 न्यूटन और 100 न्यूटन लगा दी। अगर हम स्केलर वाइज देखें तो भाई ये नेट अगर कोई आपसे पूछेगा यू विल से सर 200 न्यूटन है भी। अब ये अगर मैं आपसे पूछूं देन यू विल से कि सर ये 200 न्यूटन से आगे की तरफ चलेगी। अभी इतना तो आपको मालूम ही है कि अगर फोर्स लगा है तो ये आगे की तरफ एक्सेलरेट होगी, और पहले रेस्ट में थी। अब दूसरे में मैंने ये बोला कि भाई ऐसा करते हैं, ये ले लेते हैं और ये इधर 100 न्यूटन और ये इधर 100 न्यूटन। अब क्या होगा? इफ आई आस्क यू, मैंने आपसे पूछा कि भाई क्या होगा, ये स्ट्रेट अवे यू विल से अरे सर ये तो नहीं चलेगी, और आप जान गए कि ये नहीं चलेगी। अभी भी हैं तो अगर उनका मैग्नीट्यूड देखें तो 100 न्यूटन 100 न्यूटन, टोटल तो 200 न्यूटन ही थे, तो क्यों नहीं चलेगी? क्यों? क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। यानी कि आप ये समझ गए। और अगर मैं तीसरा भी बना दूं, सपोज मैं कह दूं कि यार ये ऐसा है, ये भाई 100 न्यूटन लगा दिया मैंने और इधर 100 न्यूटन लगा दिया। आप कहेंगे सर अभी भी चलेगी, लेकिन ये नेट फोर्स इनमें डिफरेंस होगा। तो कहने का मतलब यह है कि आपने देख लिया वेक्टर जो है वो डायरेक्शन पर भी डिपेंड करते हैं, तो इसीलिए हम इनको वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। अब तुरंत सपोज करिए हमारे दिमाग में आया कि यार करंट भी तो डायरेक्शन भी होता है करंट में, और मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू तो होती है उसकी कुछ। लेकिन अब जैसे किसी ने कहा कि भाई ये करंट ले लें सर और एक ये करंट ले लें, ये 10 एम्पियर की ले लें, ये 5 एम्पियर करंट, तो आपने पढ़ा ही होगा, तो इधर जो निकलेगी वो 15 एम्पियर ही होगी। मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे ले लो, 10 एम्पियर और 5 एम्पियर, इधर फिर भी 15 एम्पियर ही, इनका डायरेक्शन अलग अलग है लेकिन होगी 15। सब बच्चे जानते हैं कि भाई 15 एम्पियर होगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि वेक्टर की अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन है, सपोज करिए अगर कभी आपके एग्जाम में आया था, आपने देखा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मोस्ट एप्रोप्रिएट आता है, तो यहां पर हम ये बोलेंगे कि ये लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स या लॉ ऑफ वेक्टर्स कह लें, वो फॉलो नहीं करती। तो हम क्या कहेंगे? लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो वो क्या होता है वो हम लोग पढ़ेंगे, वही सारी चीजें। ठीक है, तो यहां देखिए क्या है कि लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर जो है, यूजुअली क्या होता है, बहुत सारी चीजें आप कंफ्यूजिंग तरह से पढ़ते हैं इसलिए कंफ्यूजन में रहते हैं, लेकिन जो आपको बताया जा रहा है आप उसको समझिए। कि जैसे आपको यूजुअली बताया गया होगा या बता रहे हैं भाई टीचर की ये वेक्टर ए है, यहां लगा दो एरो, और ये वेक्टर बी है, इन दोनों को ऐड करना है। तो उन्होंने बोला भाई कि एक का हेड एक का टेल ऐड कर दीजिए। तो सपोज करिए मैं एक का हेड और एक का टेल ऐड कर देता हूं, मैं बी को लेता हूं और ए की टेल से ये बी है ऐड कर देता हूं, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो दिस विल बी ए प्लस बी, ये इनका रिजल्टेंट हो जाएगा, यानी एक का हेड और एक का टेल। अब किसी ने कहा नहीं सर मैं तो ए की टेल से, ए की हेड से बी का टेल ऐड करूंगा, तो भाई बी ऐसे बना दिया आपने,
और ए ऐसे बना दिया, और फिर इनका रिजल्टेंट ये आ गया। दिस इज ए प्लस बी। ठीक है भाई। अब टेल हेड क्या करना है, इन सब का कोई मतलब है? मतलब है, लेकिन आप भूल जाएंगे भाई हेड और टेल या क्या करें। तो सीधी सी बात है। और इसके साथ एक और, आप अगर एक दूसरी तरह से अगर सोचते हैं, सपोज करो कोई ये बोल दे भाई दो वेक्टर दे दे और बोले कि इनके बीच का एंगल क्या है, या निकालना हो आपको लग रहा हो, तो हमेशा क्या करें, इसको करने के लिए दोनों वेक्टर की पूंछ जोड़ दें, टेल ऐड कर दें। सपोज करो यहाँ ए और बी, तो मैंने बी ऐसे बनाया, इसकी टेल ये है, और ए ऐसे बनाया, इसकी टेल ये है। ठीक है। अब कहेंगे सर जोड़ेंगे कैसे? तो मैंने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम अभी हम लोग पढ़ेंगे भाई। ये तो ये हो गया ए प्लस बी। ये देखो वही है, ए के पैरेलल ये ऐसे है तो ये आ गया। अगर तुम बी बनाओगे तो ये जो दोनों बने इनको जोड़ दो। तो ये जो मैंने किया है ये पहले कर दिया है, लेकिन उसके लिए हमको ये पढ़ना पड़ेगा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है अभी? वो ही पूरी फिजिक्स में जब भी आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कर रहे होंगे तो आपको लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से ही सारी प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी। देखिए क्या होता है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में दो वेक्टर्स होंगे हमारे पास, जैसे हम लोगों ने देखा है। अभी तो मैंने 90 डिग्री पे बनाया सारा। अब अगर कोई भी एंगल हो उन वेक्टर्स के, दो वेक्टर्स के बीच में, तो उनका रिजल्टेंट क्या आएगा? अब रिजल्टेंट का मीन्स ये सम क्या आएगा? रिजल्टेंट का मीन्स कि अगर वो दो वेक्टर ना होते, हैड देयर बीन नो टू वेक्टर्स, देयर वुड हैव बीन अ सिंगल वेक्टर। यानी कि वो दो, जैसे आपको मान लो बोला भाई इधर 50 रुपए पड़े हैं, इधर 70 रुपए पड़े हैं, अगर वो एक ही जेब में रख लें, नेट वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहेंगे सर 120 रुपीज। आप इतना ही कहेंगे क्योंकि डायरेक्शन से मतलब नहीं है। यहां अगर मैंने दो फोर्सेस दी और मैंने बोला कि उनके बीच में एंगल ये है, तब आप ये कहेंगे कि सर एक फोर्स ऐसा हो जो इन दोनों को का रिजल्टेंट है, यानी एक फोर्स। तो उसमें एक तो हो जाएगा मैग्नीट्यूड, एंड देन अगेन क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन कौन सा है। तो लेट अस से कि भाई एक ये वेक्टर है P और एक ये वेक्टर है Q, वेक्टर P एंड वेक्टर Q, और इनके बीच में एंगल है अल्फा। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या कहता है? कहता है कि भाई अगर इनका मैं पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दूं, मतलब पैरेललोग्राम की ये भी P हो जाएगा और ये Q हो जाएगा, दिस विल बी एंगल अल्फा। अब मैं क्या करूंगा कि भाई तो इनका जो ये डायगोनल होगा दैट विल बी द रिजल्टेंट। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे भाई? इसको मैग्नीट्यूड वाइज यानी ये कैलकुलेट कैसे करेंगे मैथमेटिकली कि ये आर की वैल्यू कितनी आएगी? कोई ग्राफ पेपर तो है नहीं आपके पास। व्हाट यू हैव टू डू कि हम कुछ ज्योमेट्री यूज करते हैं। लेट अस से कि यहां से भाई इसको इधर प्रोड्यूस किया और ये परपेंडिकुलर डाल दिया। ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी और ये है ई। ठीक है। अब अगर मैं इस ट्रायंगल में देखता हूं, यानी इन ट्रायंगल बी सी डी, तो दिस सी डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू साइन अल्फा। दैट मीन्स सी डी इज इक्वल टू, और बी डी क्या है भाई? ये क्यू है, यानी क्यू साइन अल्फा। उसी तरह से ये बी सी जो हो जाएगा, दिस विल बी क्यू कॉस अल्फा। राइट।
तो अब अगर मैं ट्रायंगल ये वाला बना, इसको कैलकुलेट करना है तो पाइथागोरस से मैं इसको और इसको ले सकता हूं। यानी अगर मैं यहां पर बनाऊं, देन दिस विल बी लाइक दिस इज ए, दिस इज सी, दिस इज डी। तो ये ए सी क्या हो जाएगा, P प्लस क्यू साइन अल्फा। माइंड दिस, आई एम कैलकुलेटिंग फॉर मैग्नीट्यूड, तो हम इनकी वैल्यूज लिख रहे हैं। और यहां पर क्या हो जाएगा भाई, ये R है एंड दिस विल बी Q साइन अल्फा, ये कॉस अल्फा होगा। अब अगर पाइथागोरस लगा देते हैं, देन वी कैन से AD स्क्वायर इज इक्वल टू DC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, यानी Q स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस P प्लस Q कॉस अल्फा होल स्क्वायर R स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मैथमेटिकली सॉल्व कर लेते हैं। यानी Q स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2PQ कॉस अल्फा, ये और ये कॉमन ले लें, देन दिस विल बी P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2PQ cos alpha. This will be 1. Then I can write R square is equal to P square plus Q square plus 2PQ cos alpha. ये जो है, इससे हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा। देखिए आपको क्या क्या दिया होगा, P दिया होगा, मतलब लेटर से PQ कोई फोर्सेस हैं, तो आपको P भी दिया होगा, Q भी दिया होगा और उनके बीच का एंगल भी दिया होगा। तो आप P की वैल्यू यहां डाल देंगे, Q की वैल्यू डाल देंगे, एंगल का वैल्यू डाल देंगे, यू विल गेट द रिजल्टेंट। अब कोई ये कहेगा सर आप तो वेक्टर क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं और आपने मैग्नीट्यूड निकाला, डायरेक्शन हम कैसे पता करेंगे? तो यहाँ पर देखिए एक आर्बिट्ररी डायरेक्शन बना है PQ का, हम नहीं कह सकते हैं एक्स एक्सिस है या क्या, अभी इट हैज नॉट बीन डिफाइंड। P और Q बना है तो हम ये कह सकते हैं कि भाई P से इतना एंगल बनाएगा या Q से इतना एंगल बनाएगा। लेटेस्ट से मैंने कह दिया भाई P से ये थीटा एंगल बनाएगा, यहाँ भी यही थीटा होगा। तो यहाँ इसी ट्रायंगल में आप देख सकते हैं कि tan थीटा विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो Q साइन अल्फा अपॉन P प्लस Q कॉस। इससे हमारा एंगल आ जाएगा। हम बोल देंगे कि भाई P के साथ इतना बना रहा है, अगर Q के साथ पूछे तो यहाँ पर P आ जाएगा, यहाँ Q आ जाएगा, और नहीं है तो आप अल्फा में से थीटा को सबट्रैक्ट कर दीजिए। तो ये मेरे पास आ गया। आपको ये पूछ सकता है कि सर दो वेक्टर्स हैं तो उनका मैक्सिमम सम या रिजल्टेंट कितना आ सकता है और मिनिमम कितना आ सकता है? तो मैक्सिमम और मिनिमम की बात कर रहा हूं अगर मैं, तो लेटेस्ट से ये है भाई, यहां P Q और ये सारी चीजें आपको दी हैं। अब अगर सपोज करो मैं ये कहूं कि भाई P आपके पास एक फोर्स फिक्स है, ये Q भी फिक्स है, व्हाट यू आर चेंजिंग इज अल्फा, मतलब दो फोर्सेस हैं ये और अलग अलग डायरेक्शन में ये ऑपरेट कर रहे हैं मान लो बार बार, तो मैक्सिमम कब आएगा? तो यानी कि इट विल डिपेंड अपॉन एंगल। तो मैं क्या करता हूं भाई, देखिए एंगल पे ये डिपेंड कर रहा है। तो यहां सपोज करो अभी आपके सामने फार्मूला है आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस अल्फा, ये है। और यहां पर सिर्फ ये वेरिएबल है कॉस अल्फा, क्योंकि अल्फा वेरिएबल है। तो इफ आई गो फॉर आर मैक्स, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, अल्फा वेरिएबल है, तो कॉस अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है दैट इज +1, दैट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू 0।
यानी आर मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq. This implies p plus q whole square. Then r max would be equal to p plus q. होगा भाई. Now if I go for r minimum, यानी अल्फा cos अल्फा should be minimum यानी -1, यानी अल्फा should be 180 डिग्री, यानी r minimum square is equal to p square plus q square minus 2pq. cos अल्फा की जगह -1 लिख देंगे, यानी r minimum will be equal to p minus q. यानी यहां से क्या पता चल रहा है आपको, मेरे पास दो वेक्टर दिए हुए हैं, उनका जो मैक्सिमम सम या मैक्सिमम रिजल्टेंट है वो बिल्कुल ऐसा होगा कि हम स्केलर की तरह उन्हें ऐड कर दें. सपोज करो मुझे दो फोर्सेस दिए हुए हैं 10 न्यूटन और 6 न्यूटन. मैंने कहा ये मैक्सिमम कितना आएगा, तो आप जैसे स्केलर को ऐड करते हैं यानी कि 16 न्यूटन मैक्सिमम. और अगर मिनिमम कोई बोलेगा भाई तो इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे 4 न्यूटन. दिस विल बी मिनिमम. मैक्सिमम मिनिमम जानते हैं, मैक्सिमम मतलब इससे ज्यादा नहीं हो सकता, मिनिमम मतलब इससे कम नहीं हो सकता, यानी उन दोनों के बीच में ही होल्ड करेगा. राइट. अब सपोज करो ऐसे ही क्वेश्चन दे दे भाई, क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि दो फोर्सेस हैं, देयर आर टू फोर्सेस 12 न्यूटन एंड 7 न्यूटन, which can not be the resultant. इनमें से कौन